सोच के देखो, एक कॉर्पोरेट स्लेव बंदा, मतलब ऑफिस का थकाहारा एम्प्लॉय, एक दिन आंख खोलता है और पता चलता है वो किसी गेम के अंदर आ चुका है। और उसका कैरेक्टर कोई हीरो नहीं, कोई लेजेंडरी वॉरियर भी नहीं, बस एक नोबल फैमिली का साइड कैरेक्टर, जिसका फ्यूचर सिर्फ एक ही है, मरना विलन्स के हाथों। लेकिन भाई ने बोला, नो वे, मैं कोई बैकग्राउंड एक्स्ट्रा नहीं हूं। उसने डिसाइड किया वो उन फ्यूचर विलन्स को रिफॉर्म करेगा, उन सब स्पॉइल्ड ब्रैट्स को स्पॉन्सर करेगा, उनकी हेल्प करेगा, ताकि वो बैडलॉग बनने के बजाय अच्छे इंसान बन जाए। और गेस करो क्या हुआ? सब विलन्स सीधे साधे डिसेंट लोग बन गए, एकदम परफेक्ट सिटीजन्स। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। इस प्रोसेस में सब उसको इतना रिस्पेक्ट करने लगे, इतना पावरफुल बना दिया कि अब वो खुद बन गया किंगडम का फाइनल बॉस। वेट, व्हाट? हमारी कहानी स्टार्ट होती है ये बताते हुए कि 10 साल बाद फेडरेशन किंगडम ऑफ द ईस्ट गिर जाएगा 5 ग्रेट सिंस के हाथों। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसे रोकने के लिए वो उनका पैटर्न बन गया है, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि ये इतना बड़ा डील निकलेगा। वो पहले एक वेज स्लेव था, 78 आवर्स पर वी काम करता था, और जब उसने एक फैंटेसी वर्ल्ड के नोबल के बॉडी में पोजेस किया तो उसके लिए ये एक्चुअली एक अच्छी बात थी, पर थोड़ी बुरी भी, क्योंकि वो इलिटरेट था और उसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं थी, क्योंकि उसे लैंग्वेज ही नहीं आती थी। हम देखते हैं उसके लिए एक बड़ा फीस तैयार है और वो कहता है कि यही अच्छा पार्ट है। एक मेड पूछती है, क्या आप अपने बात के लिए रेडी हैं? हम देखते हैं वो उसको वॉश कर रहे हैं। वो कहता है, अकाउंट्स फैमिली का यंग मास्टर होने का मतलब है मैं यूजलेस और पैम्पर्ड हूं, लेकिन यही लाइफ मुझे चाहिए थी। इस पॉइंट पर उसे अभी भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। एक मेड कहती है, यंग मास्टर्स कल वापस आ रहे हैं, तो प्लीज आज जल्दी सो जाइए। वो पूछता है, कौन? मेड कहती है, ऑफ कोर्स, यंग मास्टर लियो एंटोनियो। उसे समझ नहीं आता वो ऐसे क्यों बोल रहा जैसे पलासियो फैमिली के बारे में नहीं जानता। वो कहता है, ये नाम कुछ ज्यादा फेमिलियर लग रहा है, और सोचने लगता है। मेड्स शॉक हो जाती है क्योंकि वो खुद को पानी में डुबा रहा होता है। उसे लगता है शायद वो साइकेडेलिया के अंदर आ गया है, एक टर्न बेस्ड आरपीजी गेम जिसे वो पहले बहुत खेलता था जब भी टाइम मिलता था। गेम में चाहे कोई भी राउट लो, जैसे ही 5 बहुत बेड पैप होते हैं, रॉथ, ग्रीड, स्लॉथ, प्राइड और ऑब्सेशन अपीयर होते हैं, पूरा किंगडम, नोबिलिटी और सिटी तबाह हो जाती है। और इनमें से पलासियो हाउस सबसे पहले गिरता है। एल्डेस्ट सन लियो है किंग ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स और सेकंड सन एंटोनियो है किंग ऑफ ड्रग्स। ये फैमिली एक नोबल फैमिली है पर फुल ऑफ ट्रबल मेकर्स। और ये सबक्वेस्ट होती है मेन एपिसोड शुरू होने से पहले। वो घुटनों पर गिर जाता है और कहता है, मुझे ये जगह पता है। सबक्वेस्ट 1 कहता है कि तुम्हें उनका हाउस इन्वेस्टिगेट करना है, और मेन कैरेक्टर को हमेशा लगता था इस जगह का वाइब बहुत ऑमिनस है। वो पूछता है, क्या ये कोई जोक है? वो कहता है, ये वही घर है जो 5 ग्रेट सिंस के हाथ से सबसे पहले डिस्ट्रॉय होता है। और यहां हमें पता चलता है कि वो थर्ड सन एलन है। जब वो बेड पर लेटा है, वो कहता है, मुझे वापस जाना है अपनी 78 आवर वर्क वीक वाली लाइफ में। सो व्हाट अगर वो लक्सूरियस लाइफ जी रहा है? वो 10 साल में मरने वाला है। ये तो 6 मंथ्स की अनपेड सैलरी से भी वॉर्स है। वो कहता है, मुझे ऐसे फैंटेसी कैरेक्टर में क्यों डाला जिसमें कोई पावर ही नहीं? हर स्टोरी के लोगों के पास कुछ ना कुछ स्पेशल एबिलिटी होती है। फिर सोचता है, अगर मुझे पता है 10 साल बाद क्या होने वाला है, तो मैं एक प्रॉफिट जैसा हूं। मैं तो इजीली इन डाउनफॉल के कॉजेस रिमूव कर सकता हूं। और इसी वजह से वो डिसाइड करता है 5 ग्रेट सिंस को रिफॉर्म करने का, अपनी नोबल लाइफ के लिए। वो कहता है, श्योरली ये पॉसिबल है, क्योंकि वो अभी बच्चे ही है। पर ऑफ कोर्स उसके पास 0 पावर्स है। फिर 2 महीने का टाइम स्किप होता है। उसके एक आदमी कहता है, हमने ईस्ट ऑर्फनेज के बच्चों को रेस्क्यू कर लिया। फिर करेक्ट करता है, एक्चुअली वो ह्यूमन टेस्टिंग सेंटर था।
और वो ऑर्फनेज का मैनेजमेंट एक लड़की यूशा को दे देते हैं। ये एलन का नाइट है, इवन। एलन कहता है, तुम्हारी आइज प्रेसाइज है, तुम सच में स्किल्ड हो। इवन कहता है, राइट, पर क्या ये कॉम्प्लीमेंट है? तुम्हारे फेस से समझ नहीं आता। एलन कहता है, ऑफ कोर्स, और बोलता है कि वो उनके साथ काम कंटिन्यू करने के लिए एक्साइटेड है, पर उसका स्माइल जबरदस्ती वाला होता है। इवन कहता है, मुझे नहीं लगता मैं कभी इसके आदत डाल पाऊंगा। वो याद करता है कि एलन पहले बहुत एक्सप्रेसिव था, पर अब कुछ समझ नहीं आता। एलन खुद कहता है, लगता है मैंने इस बॉडी को सिर्फ फेस तक पोजेस किया है, क्योंकि स्माइल करना मुश्किल लगता है। इवन उसका थैंक्स करता है और एलन एक्सप्लेन करता है कि इवन एक रेयर कैरेक्टर है गेम के अंदर, जो हर बिट्रेल के बीच भी ऑनेस्ट और लॉयल रहता है। उसने उसे तुरंत हायर कर लिया था जब मिला। इवन कहता है, आपने पहले कहा था ये सब यूशा को बचाने के लिए कर रहे हो, अब समझ आ गया। वो कहता है, इवन एज अ मर्सनरी, मुझे भी लगता था वो एक ऑर्डिनरी किड नहीं थी। उसके अंदर बहुत स्ट्रांग ऑरा थी। पर वो क्यूरियस है कि एलन ने उसे यहां क्यों नहीं लाया, क्योंकि उसे वहां रखने का कोई फायदा नहीं है। एलन कहता है कि इवन सही कह रहा है। ये शायद ऐसे लग रहा हो जैसे वो उसे इग्नोर कर रहा हो इंस्टेड ऑफ यूज करने के, लेकिन उसे ऐसे ही छोड़ देना एक्चुअली उसके प्लान का पार्ट है। यूशा ब्लूडिया एक नॉन ह्यूमन है जो एक अदरवर्ल्डली बीइंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि उसके पावर्स ले सके, और फ्यूचर में वो 5 ग्रेट सिंस में से क्रोध, रॉथ बन जाएगी, जो लाखों लोगों को मार देगी। लेकिन एलन कहता है कि अगर वो पीस में बड़ी होती है तो शायद वो क्रोध, रॉथ न बने। वो कहता है कि उसने एक लैंडमाइन संभाल ली है और कुछ एक्सक्यूज बनाएगा बताने के लिए क्यों। वो इवन को कहता है कि उसे पता है अभी टाइम नहीं आया, और सबसे जरूरी यह है कि कोई भी इस बात का जिक्र न करे। वो इवन को बोलता है कि उन्हें उनके फंड्स दे दो और सब कुछ क्वाइट रखो, और ये लेटर यूशा को दे देना। इवन पूछता है, क्या ये इंपॉर्टेंट है? एलन कहता है, मैं बस देखना चाहता हूं वो कैसी है। उसने बहुत कुछ झेला है, तो थोड़ा रियश्योर करना चाहिए। इवन कहता है, मैं इंश्योर करूंगा कि लेटर उसके तक पहुंच जाए। जब एलन लिख रहा होता है, वो कहता है कि शायद ये उसे रियश्योर न करे, लेकिन ट्राई करना वर्थ है। लेटर का असली पर्पस ये था कि उसमें एक क्वोट लिखा गया था जो उसने गेम में डजन टाइम्स सुना था। गेम के एक आर्च बिशप ने कहा था कि ये एक स्पेल है जो नॉन ह्यूमंस के साथ दोस्ती बनाने में मदद करता है और उन्हें काम कर सकता है। एलन कहता है कि वो क्वोट पढ़ने वाला नहीं, लेकिन बेसिकली वो अदरवर्ल्डली बीइंग को ये समझाना चाहता है कि हम उनके एनिमीज नहीं हैं। लेकिन अब देर हो चुकी थी। हम देखते हैं कि यूशा एक डेडली अटैक अनलीश करती है और कहती है कि अब वो बहुत दूर जा चुकी है। गेम में भी उसे काम करने की सारी कोशिशें फेल हो जाती है और बैटल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस बार शायद देर नहीं हुई हो। एक सिन संभाल लिया गया है। अब टाइम है नेक्स्ट टारगेट पर मूव करने का। एलन सोचता है, एक मॉन्स्टर के साथ दोस्ती बनाना सिर्फ एक क्वोट के बेस पर थोड़ा रिडिकुलस है, लेकिन शायद काम कर जाए, क्योंकि ये लोग किसी अदरवर्ल्ड के गॉड को वर्शिप करते हैं। उनका सोचना समझना मुश्किल है, और वैसे भी सब फनाटिक टाइप के हैं। यूशा लेटर पढ़ना शुरू करती है और इवन महसूस करता है कि उसके अंदर से जो मना निकल रहा है वो अनबिलीवेबल है। वो एक ऐसी स्ट्रेंज चाइल्ड है जिसमें बिल्कुल इमोशन नहीं है। यूशा इवन से पूछती है, क्या एलन ने ही ये लेटर भेजा था? अगर हाँ, तो फिर वो मुझे अपने पास क्यों नहीं रखता? इवन एक एक्सक्यूज बनाता है और कहता है, मना को इस फॉर्म में मैनिफेस्ट करना सिर्फ मास्टर रियल में पॉसिबल है। उसे याद आता है एलन का कहना, अभी टाइम नहीं आया, तो वो वही बात उसे बोल देता है, तुम अभी रेडी नहीं हो। यूशा कहती है, मुझे समझ आ गया, और तुरंत काम हो जाती है। वो लेटर में लिखे क्वोट को पढ़ती है, वही जो आर्च बिशप ने गेम में कहा था, और कहती है, ये एक प्रॉमिस है जो सिर्फ मेरे मास्टर को पता हो सकता है। अब मुझे सब समझ आ गया। इवन कंफ्यूज्ड होता है कि उसे फाइट करनी चाहिए या नहीं, लेकिन जैसे जैसे यूशा अपनी ऑरा रिलीज करती है,
वो कहती है कि अब उसे समझ आ गया, और रीडर्स के लिए ये क्लियर है। अब क्रोध, सिन ऑफ रॉथ, एलन के साइड में है। मीनवाइल एलन बेड पर लेटा हुआ कहता है, मैंने अपनी लक्सूरियस लाइफ स्पैन थोड़ी और बढ़ा ली है। चांद भी लगता है जैसे मुझे चीयर कर रहा हो। अब नेक्स्ट किड पर मेहनत करनी होगी। एवरेज ग्रूमर। कुछ समय बाद एलन लाइब्रेरी में होता है। एक बंच बुक्स शेल्फ से गिरकर उसके सर पर लगती है। वो कहता है, यहां नहीं है क्या? थर्ड बॉस के क्लूज ढूंढने में तो सिर्फ हेडेक हो रहा है। इवन कहता है कि उन्होंने दूसरे चाइल्ड को रेस्क्यू कर लिया, जिसके बारे में उसने पहले मेंशन किया था। एलन कहता है, ये अच्छा है, और पूछता है कि क्या वो चाइल्ड के साथ बहुत काइंडली बिहेव कर रहे हैं। इवन कहता है, ऑफ कोर्स, चाइल्ड को इलीगल स्लेव मार्केट से बचाने के बाद। लेकिन उससे बात फिनिश करने से पहले लाइब्रेरी के डोर्स जोर से किक होते हैं, और उसका भाई टोनियो सीधे एलन के पास आता है और बोलता है, क्यों एक इलिटरेट इंसान बुक होल्ड कर रहा है? मैंने सुना है कि पढ़ाई कर रहा है, सच बता। एलन कहता है, हमेशा इतना बॉदर कैसे बना रहता है, और सोचता है कि ओरिजिनल एलन ने ये सब कैसे हैंडल किया होगा। वो कहता है कि वो भी उसे हिट करना चाहता है, लेकिन ऑब्वियसली वो नहीं कर सकता। वो टोनियो को बोलता है कि लगता है तुम लाइब्रेरी यूज करना चाहते हो, तो मैं छोड़ता हूं। टोनियो फिर एलन के सिर पर फुट रख देता है, बोलता है, तू तो अपनी जगह समझता है। और तभी कुछ उसके फेस के पास से फ्लाई करता है। वो देखता है कि एक नाइफ वॉल में लगी है। वो पूछता है, ये किसने किया? और हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि लियो है, जो कहता है, मैं सुबह सुबह ब्लड नहीं देखना चाहता, तो गेट लॉस्ट। टोनियो और लियो एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगते हैं, एटीट्यूड ड्रॉप करने के लिए, और एलन बस क्रॉल करके दूर हो जाता है। वो कहता है कि पलासियो काउंटी गेम में क्विकली डिसअपियर हो गया था, लेकिन उनकी पावर सोची से ज्यादा है। बेसिकली ये स्कमी ब्रदर्स फैमिली हेड पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हैं। एक बड़ा फिगर अंडरवर्ल्ड का है, वेश्याओं का किंग, और दूसरा एक ड्रग्स का बड़ा बॉस, असली ड्रग किंग। एलन अपनी स्वीट लाइफ के लिए इन दोनों से मेस नहीं कर सकता, तो वो क्रॉल करके दूर हो जाता है, और इवन धीरे धीरे पीछे चल रहा है, डेब्री से शील्ड करते हुए। एलन कहता है, मैं खुशी खुशी एक वीक और इनकॉम्पिटेंट बास्टर्ड चाइल्ड के जैसे जिंदगी जीऊंगा। वो रूम तक पहुंचता है और इवन कहता है कि दूसरा चाइल्ड भी ऑर्डिनरी नहीं लगता। एलन बस काउच पर मेल्ट हो जाता है, और इवन पूछता है कि ये कैसे पता लगा कि इलीगल स्लेव मार्केट और सीक्रेट बायो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं दूसरे रीजन में। लगता है कि वो खुद को कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रहा है। इवन कहता है कि ये काफी स्ट्रेंज है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली चिल्ड्रन ऑर्फनेज भेज रहा है। एलन कहता है, ऑफ कोर्स ये किड ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है। ये कैटक्लिज्मिक स्केल का है। यूनाइटेड किंगडम में सेंट्रल नेशन कैली किंगडम है, जो इंसान उन्होंने इलीगल स्लेव मार्केट से बचाया। वो गेम का सेकंड बॉस है, डीज मैलियन। स्लेवरी में सेल होने के बाद और अब्यूज होने के बाद वो आलस्य, स्लॉथ का एम्बॉडीमेंट बन गया। उसने किंगडम्स को सबसे हॉरिफिक तरीके से अन्नाइलेट किया। गेम के प्लेयर्स को भी इस पार्ट में सरप्राइज हुआ, क्योंकि गेम का क्रुएल्टी और डिफिकल्टी काफी हाई था। कॉन्ट्ररी टू टाइटल सिन ऑफ आलस्य, स्लॉथ, वो बहुत हार्ड वर्किंग था, अपने डेप्थ्स और सर्विसेज बार बार पे किए। इसीलिए एलन ने इवन को एम्फसाइज किया कि डीज के साथ बहुत काइंडली बिहेव करो। एलन कहता है कि उसे ऑर्फनेज भेजने का रीजन ये था कि अभी टाइम नहीं आया। इवन कहता है, मुझे लगा ही यही होगा। क्या यूशा को भेजा गया लेटर दूसरे चाइल्ड के बारे में था? एलन कहता है, हाँ, और थोड़ा स्मॉल टॉक भी था। उसे बोला कि इस स्लाइटली सिक चाइल्ड का ख्याल रखे जो मैंने उसके पास भेजा। हम देखते हैं कि डीज दूसरे चिल्ड्रन के साथ है, अभी भी मजा नहीं ले रहा और बिल्कुल इमोशनलेस लग रहा है। यूशा उसके पास जाती है और कहती है, तू ब्रोकन लग रहा है। वो देख सकती है बॉडी पर ट्रेसेस और समझती है कि ये काम ब्लैक गोट का है और ग्रेट मून ने अभी भी उसे चूज किया है। फिर वो कंग्रेचुलेट करती है, अब तू वो पावर फील कर और अपना पोटेंशियल अनलीश कर। लॉयल रहा
और ऑर्डर्स फॉलो किया तो तू अपनी रिवेंज लेगा। फिर वो सोचती है कि रिप्लाई कैसे भेजे। थोड़ा लाइट ग्रीटिंग के साथ स्टार्ट करेगी। एस्टेट में एलन अभी भी सारी बुक्स पढ़ रहा है और पूछता है कि थर्ड बॉस कहाँ है। इवन कहता है कि बड़ा ट्रबल है, सेकंड यंग मास्टर का एक्सीडेंट हो गया। एलन पूछता है क्या हुआ। इवन कहता है वो डेड है। एलन कहता है ऑलरेडी डेड। और हम देखते हैं वो फ्लोर पर लहू से सोक्ड पड़ा है। उन्होंने उसका फ्यूनरल भी किया और उनका फादर बिल्कुल वरीड नहीं लगता। और जो औरतें वहां गई थी वो भी नहीं गई क्योंकि वो बस बोर हो रही थी और जाने को रेडी थी। एलन कहता है क्यों उसने ड्रग्स और विमेन अपने बेटे के फ्यूनरल पे लाया। वो जानता था कि ये मेस्ड अप है, लेकिन ये डार्क फैंटेसी भी है। एक्सीडेंटल डेथ का एक्सपीरियंस गेम से अलग है जो उसको याद है। गेम में उसका भाई ने उसको मारा और पूरा टाइम रो रहा था। कहता था कि अब वो राइटफुल एयर है। वो डेस्परेटली क्राई कर रहा था, लेकिन अब जो फेस बना रहा है लगता है जैसे बस लकी ब्रेक मिल गया हो और कम से कम इमोशंस हाइड करने की कोशिश करनी चाहिए। कल्प्रिट या तो लियो हो सकता है या उसके फॉलोअर्स, लेकिन रिगार्डलेस एलन को सिर्फ डेडली सिंस को रिजॉल्व करना है और फैमिली को अपने काम करने देना है। 1 साल बाद जब सक्सेसर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और लियो ने ड्रग बिजनेस एब्जॉर्ब कर लिया, काउंटी और पीसफुल हो गई। एलन और इवन अपने रूम में बैठकर बात कर रहे हैं और एलन और यूशा पेन पैल्स बन गए हैं। वो उसको सब चिल्ड्रन के बारे में बताती है और एलन खुश है कि वो दोनों फ्रेंड्स बन रहे हैं। नीचे यूशा मंथ का स्पॉन्सर लिस्ट अटैच कर रही है और एलन कहता है इंटरेस्टिंग है कि छोटे ऑर्फनेज के लिए ज्यादा स्पॉन्सरशिप्स आ रहे हैं। इवन कहता है व्हाइल अनयूजुअल, ये गुड थिंग है। और जो चीज एलन ढूंढ रहा था, इंफॉर्मेशन गिल्ड से कॉल आई और क्लू मिल गया। एलन कहता है रिलीफ है और ये जरूर तीसरे बॉस के बारे में हिस्ट्री बुक होगी। फिनली, मैं उसको ढूंढ पाऊंगा। वो कहता है कि पीसफुल इवनिंग है और सब कुछ सुपर वेल चल रहा है। सीन जंप करता है एक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन साइट मार्गो पे, जहां मर्डर हो रहा है। हम देखते हैं 2 आदमी कहते हैं कि एल्डेस्ट सन ऑफ पलेशियो फैमिली काफी जेनरस है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन अब फ्यू 100 मेंबर्स का है। टर्न्स आउट वो लोग मर्डर नहीं कर रहे थे। वो भी सरप्राइज है सब कॉर्पसेस देखकर, और लोग अपने ही ब्लेड से अपनी जान ले रहे हैं। एक छोटा फिगर एली में है और हम सुनते हैं यूशा बोलती है मैंने पपेट शो एंजॉय किया आज। और रिपोर्ट है कि ये कोई और नहीं बल्कि डीस कंट्रोल कर रहा था सब। वो पूछता है इसका पॉइंट क्या था। यूशा पूछती है शायद पाइस के लिए था। वो कहता है नहीं, वो लोग ग्राइंड करते हैं लोगों को ड्रग्स बनाने के लिए। पता नहीं ये रिवेंज से कुछ लेना देना है या नहीं। यूशा कहती है ऑफ कोर्स हेल्प करता है। ये बेसिस है कि वो रिटर्न के लिए स्पेस क्रिएट कर सके। जब फाइनली वो आएगा, प्लेस शैबी नहीं होना चाहिए। डीस कहता है अंडरस्टूड, और दोनों इंस्टेंटली वैनिश कर जाते हैं, हवा में फ्लाई करते हैं। यूशा कहती है सब कुछ उसके विल के अकॉर्डिंग होगा और ब्लू मून उसकी स्वॉर्ड होगा। और वो स्ट्रीट पे एक बर्न सिंबल छोड़ देते हैं, जैसे एलियंस क्रॉप स्टील करते हैं। एलन कहता है 2 साल हो गए यूशा के साथ पेन पैल्स बनने को। हम देखते हैं इवन बैकयार्ड में वॉक कर रहा है और फाइनली एलन को वहां पाता है। एलन कुछ प्रैक्टिस कर रहा है और इवन कहता है 5th चाइल्ड सक्सेसफुली ऑर्फनेज भेजा गया। एलन बिलीव नहीं कर पा रहा। लास्ट 2 साल में उसने रिमेनिंग डेडली सिंस सेव किए। एलन इवन को केक खिला रहा है और कहता है ग्रीड, थर्ड ढूंढने में थोड़ा ट्रबल हुआ, लेकिन इवन के साथ गेम नॉलेज यूज करना काम आया। वो स्वीट्स थ्रो करता है और इवन को ट्रिक्स करने के लिए बोलता है। एलन कहता है अब तू रेस्ट कर सकता है। इवन पूछता है ये सब ऑर्फनेज ड्यूटीज के लिए है। एलन कहता है हाँ। इवन कहता है रिलीफ है, लेकिन एलन हैप्पी नहीं लग रहा। एलन कहता है मैं हूं। अभी स्माइल कर रहा हूं और अपनी लिप्स पॉइंट करता है। छोटी सी क्रीज विजिबल है। इवन कहता है अगर तू कहता है तो श्योर। कुछ टाइम बाद एलन स्ट्रेच करके ले डाउन करता है और कहता है मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि सब इतना अच्छा हो जाएगा।
गेम के बॉसेस सब 5 डेडली सिंस बन गए अपने हॉरिड पास्ट की वजह से। और इवन अगर ये पास्ट है, बिफोर दे बिकेम सिंस, उनको सेव करने के चांसेस लो थे। एलन वरीड था कि अगर रेस्क्यू लेट हुआ तो ऑलरेडी ब्रोकन होंगे, लेकिन अब काफी रिलीव्ड फील कर रहा है। एलन पूछता है, ऑर्फनेज कैसे चल रहा है? इवन कहता है, एज यूजुअल, सब ठीक है। और एलन को एक लेटर हैंडओवर करता है। वो पहले जैसे टूटी हुई गुड़ियों की तरह लग रहे थे, लेकिन अब सभी बच्चे काफी खुशमिजाज हो गए हैं। एलन कहता है, मुझे लगता है अब हमें उनके लिए अलग केयरटेकर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे नहीं लगा था कि यूशा इतना अच्छा काम करेगी, लेकिन शायद उसके बैकग्राउंड की वजह से वो ऑर्फनेज के लिए भावुक महसूस करती है। यूशा कुछ हद तक एक अच्छी लड़की है। इवन पूछता है, लेटर में कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है? एलन कहता है कि बेसिकली यही है कि सब ठीक है और कुछ बच्चे बाकी से काफी जल्दी बढ़ रहे हैं, लेकिन डीस के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और बाकी सब भी ठीक है। सभी काफी आनंद ले रहे हैं। एलन कहता है, बस यही देखकर खुश हूं कि वे सभी अच्छे से बढ़ रहे हैं। एलन कहता है, इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट सच में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इवन पूछता है, क्या वो सच में उनसे मिलने का प्लान बना रहा है? क्योंकि हमेशा कहता है टाइम विल कम। एलन कहता है कि असल में वो कभी उनसे मिलने का प्लान नहीं बनाता। हालांकि पास रहना अच्छा होगा, लेकिन गेम में उनके पर्सनालिटीज ऐसी नहीं है जो पसंद आए। शायद इसलिए कि उनका सिंस बनने का प्रोसेस काफी क्रूर था, लेकिन अब इतना बुरा नहीं है क्योंकि उसने उन्हें पहले ही रेस्क्यू कर लिया। फिर भी वो डर रहा है और कहता है, शायद 5 साल बाद। इवन कहता है, समझ गया। तब तक एलन अपनी स्किल्स पर काम करना चाहता है ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सके। हम देखते हैं वो मैजिक प्रैक्टिस कर रहा है। कहता है, फॉर्चुनेटली ये टैलेंट जरूरी है और ये बॉडी इसके लिए परफेक्ट है। इवन पूछता है, क्या तुमने ब्लू मून के बारे में सुना है? एलन कहता है, नहीं। इवन बोलता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हाल ही में क्रिमिनल रिंग्स हंट करने के लिए फेमस हुई है। एलन कहता है, अगर ये ट्रैश साफ कर रहे हैं तो अच्छा है। मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना, तो यकीन है ये जल्दी खत्म हो जाएंगे। इवन बोलता है, सुनने में आया कि ये नोबल्स भी मार देते हैं, और सोचा एलन को पता होगा। एलन डर जाता है और इवन से कहता है, अब से अपने रूम के पास ही सो। उस रात ऑर्फनेज में यूशा कहती है, टाइम है ब्लू मून का रिपोर्ट सुनने का इस वीक का। एक लड़की कहती है कि उसने सभी स्लेव ट्रेडर्स के हेड्स लिए। वो सिन ऑफ प्राइड है, नाम शोल, और कहती है कि उन्होंने नहीं समझा कि वो कौन है और उसके कपड़े अच्छे हैं। अगर वो बता देती कि उसकी आंखों का रंग क्या है तो वो उन्हें छोड़ देती, लेकिन जवाब नहीं दे पाए। सिन ऑफ ग्रीड का नाम रेन है और कहता है कि सभी कॉर्पसेस मेल्ट कर दिए। एक लड़का कहता है कि उसने साउथ में काम कंप्लीट किया और इलीगल ह्यूमन टेस्टिंग ग्राउंड्स भी क्लीन किए। अवलो बास्टर्ड्स को मिंस्ड मीट बना दिया। ये सिन ऑफ ऑब्सेशन है, नाम रोदन है। यूशा कहती है, सब कुछ उसके विल के अनुसार होगा और वो एग्जिस्ट करते हैं ग्रेट मून के लिए। हम पहले ही जानते थे कि वो ब्लू मून है, लेकिन एलन को काफी शौक लगेगा ये जानकर। डीस कहता है कि प्रॉब्लम है। यूशा पूछती है, प्रॉब्लम क्या हो सकता है जब सब परफेक्ट है उसके विल के अंडर? डीस कहता है कि हेड ऑफ अवलो असल में काउंट फैमिली का एल्डेस्ट सन है और उसने साउथ क्लीन करते वक्त एक डेंजरस रिटन ऑर्डर मिला जो उनके मास्टर को टारगेट कर रहा है। यूशा फ्यूरियस हो जाती है और अपना ऑरा रिलीज करती है जो बाकी बच्चों को डराता है। वो कहती है, मैं देखती हूं। वे धीरे धीरे एलन को पॉइजन करेंगे और फादर के डेथ के बाद मार देंगे। मैं इसे अलाउ नहीं करूंगी। 2 साल बाद काउंट असल में मर जाता है और आउटवर्डली हार्ट फेलियर का रीजन दिखाया गया, लेकिन क्लियरली ओवरडोज था। हम सुनते हैं लियो पूछता है कि ब्लू मून फिर से स्ट्राइक किया क्या, और उन्हें बोलते हैं कि लास्ट नाइट उनके सभी मैन वाइप आउट हो गए। एलन कहता है, लगता है अब वे लोग ज्यादा सतर्क हो गए हैं। काउंट की मौत बिना किसी मॉर्निंग के कंप्लीट साइलेंस में खत्म हो जाती है। एलन इवन के साथ वॉक कर रहा है। लियो उसे किलिंग इंटेंट से ग्लेयर कर रहा है। इवन पूछता है, एलन अब क्या प्लान कर रहा है? इवन कहता है,
इस रेट पर वो फैमिली का हेड बन जाएगा। लेकिन ये सब बैग्स क्या कर रहे हैं? एलन कहता है, अपना स्टफ रेडी करो और हम रन करने वाले हैं। इवन पूछता है, सच में जाने का प्लान है? एलन कहता है, कंप्लीटली नहीं, बस नीचे जा रहे हैं। इवन पूछता है, क्या तू रॉड मिल की बात कर रहा है? एलन कहता है, बिल्कुल। वो प्लान कर रहा है कि साउथ में एक छोटे टाउन रॉड मिल के लिए लीव करे। जाते समय लियो देख रहा है और काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है। एलन लगता है कि वो अपने लिए नाश्ता बना रहा है और इवन जूस ले आ रहा है, और वो सिर्फ 3 दिन के लिए इतनी खुशहाल लाइफ जी पाए क्योंकि वो लियो के फ्यूनरल के लिए वापस आया। वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं वापस आया हूं, और ये कैसे हो सकता है कि लियो ऑलरेडी डेड है। टर्न्स आउट उसके दिल में छुरा घुसा था, और एलन सोचता है कि कौन उसे मार सकता है। वो डेथ कॉज पूछने जाता है और लियो के सब मेन फ्रीक आउट करते हैं, बोलते हैं, सॉरी सर, हमने देखा नहीं। एलन बस सोचता है, क्या हो रहा है, क्योंकि सिर्फ लियो के मेन नहीं, मेड्स भी अवॉइड कर रहे हैं। इवन उसके पास आता है और एलन पूछता है, कुछ फिगर आउट किया क्या? इवन कहता है कि वो जानना चाहता है कि एलन ही वो है जिसने अवलो को ओवरनाइट वैनिश कर दिया। एलन रूम में कंफ्यूज होकर देखता है। फ्लैशबैक, 3 दिन पहले जब वो एस्टेट छोड़ रहे थे, इवन पूछता है, सिटी जाना बेटर नहीं होगा क्या? एलन कहता है, नहीं, ये फाइनल डेस्टिनेशन है जो मैंने प्लान किया है। 5 ग्रेट सिंस को मिसफॉर्चून से बचाना और वर्ल्ड को रूइन से रोकना, यही उसका गोल था। और ये टाउन ओरिजिनल स्टोरी से अलग है। फैमिली की विला भी यहां है। नोबल के लिए परफेक्ट प्लेस टू लाइव, और वो इजी लाइफ जीने के लिए चाहता है। यही सबका रीजन है। इवन कहता है, अब मैं कंफ्यूज नहीं हूं, तू हमेशा यही बोलता है जब तू बॉदर्ड नहीं होता। एलन कहता है, गुड थिंग्स आर ग्रेट। तभी लियो देख रहा था, फ्रस्ट्रेटेड, सोचता है कि उसे मारना चाहिए या नहीं। कहता है कि मैटर नहीं करता अगर वो अलाइव है या डेड, क्योंकि फादर के डेथ के बाद वो पॉइजन से मारने का प्लान कर रहा था। ईदर वे वो क्वाइटली बॉर्डर की तरफ जाने वाला था, तो अब उसे मारने का रीजन खत्म हो गया। शायद अवलो के साथ प्रॉब्लम हो रही है और एलन कुछ अजीब लग रहा है। लियो अपने एक आदमी को कहता है, कैरेज फॉलो कर। नाम है एलमंड, शॉर्ट में अल, और वो पूछता है, मुझे मारना है क्या? लियो सरप्राइज्ड है, कहता है कि अल ने कभी बात बैक नहीं की, ऑर्डर्स फॉलो ही किए, तो ये सडली क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा है? अल कहता है, मेरा काम है जो बोला जाए वो करना, और सीधे चेस्ट में स्टैब कर देता है। लियो पूछता है, क्यों बीट्रे कर रहा है? अल कहता है कि उसे युद्ध खेलना पसंद है और अब तक मजा आ रहा था। टर्न्स आउट रियल नेम हेड ऑन है और वो ब्लू मून का मेंबर है। कहता है कि उनका क्रीड है जो रेड मून ने सिखाया। ब्लू मून वो स्वॉर्ड है, तो नेचुरली वो उसके विश के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा, और अगर कोई ग्रेट मून को हार्म करेगा, एलिमिनेट हो जाएगा। लियो को स्लाइस करते हुए हेड ऑन कहता है कि वो अपने अकॉर्ड पर एक्ट कर सकता है और इसलिए वेट कर रहा था। 2 साल लगे फाइनली एडमिट करने में। लियो कहता है, इंपॉर्टेंस मुझे जाने नहीं देगी। हेड ऑन कहता है, तेरे वर्ड्स के साथ अवलो इस कॉन्टिनेंट से हमेशा डिसअपियर हो जाएगा, और अनफॉर्चुनेट है कि ग्रेट मून ने पहले चांस दिया। लिटिल विला में एलन उठता है और कहता है, ये जगह हेवन है और एक पीसफुल डे है। वो उठता है जब चाहे, खाता है जब चाहे, और ट्रू नोबल लाइफ जी रहा है। इवन आता है और कहता है, लेटर है, और एलन पढ़ता है कि लियो किल्ड हो गया और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो वापस आए। फ्री ट्रायल ऑफ हेवन सिर्फ कुछ दिन के लिए था। बैक टू सब फ्रीकिंग आउट एट हिम, इवन पूछता है, क्या वो शैडो लीडर बन गया है? एलन कहता है, क्रेजी सर्कमस्टेंसेस है, कंटिन्यूअस लग रहा है। वो कॉर्नर में बैठा है और सोचता है, क्यों विलन मैं हूं? इवन कहता है, तू ही फायदा उठा रहा है सिचुएशन से। एस्टेट छोड़ने के बाद लियो मर्डर्ड और एलन परफेक्ट एलिबाई है टू बिकम काउंट्स एयर। अवलो गॉन, लियो डेड, कुछ नहीं रोक सकता। शैडो लीडर बन गया है और स्वॉर्ड मास्टर असैसिनेशन लीड किया। एलन पूछता है, मजा आ रहा है क्या? और वंडर करता है कि ये क्लोक्स कहां से आए,
लेकिन स्टार्ट कहां से करे? कोई ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल नहीं है इंस्टेंट अंडरवर्ल्ड के की फिगर को मारने के लिए। वो रिकॉल करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को हंट करती है। इवन पूछता है, क्या तू ब्लू मून की बात कर रहा है? एलन कहता है, शायद यही लोग पीछे हो सकते हैं। इवन कहता है कि इंफॉर्मेशन गिल्ड ने कहा कि ब्लू मून नहीं है। ब्लू मून कॉर्प्स नहीं छोड़ता, बस मार्क छोड़ता है। लेकिन कहा जाता है कि अवलो के मेंबर्स स्वॉर्ड से स्टैब हुए और रोड टू हेल खुल गया। एलन समझ जाता है कि सब उससे क्यों डरते हैं। लेकिन गेम में ब्लू मून नहीं आता और वीकलिंग्स इसके पीछे नहीं हो सकते जब वे ओरिजिनल स्टोरी स्टार्ट होने से पहले डिसअपियर हो जाते हैं। तो फिर कौन है? बैक टू यूशा। वो पूछती है, क्या ट्रेसेस छोड़ गए? रेन कहता है, नहीं। और शोल कहता है, यहां भी सैम है, सिर्फ कॉर्प्सेस है। डीस कहता है कि वो वापस है और अवलो सोल्जर्स के सिर्फ रिमेन्स है। रोदन कहता है, जैसे उसने कहा था, मैंने सबको 2 हाफ्स में कट कर दिया। यूशा कहती है, परफेक्ट। इससे अवलो जो किंगडम डोमिनेट करता था सिर्फ 5 दिन में डस्ट हो गया। रोदन कहता है कि क्लीन अप परफेक्ट नहीं लगा और यूशा पूछती है, क्या मतलब? वो कहता है कि नोबल्स के साथ जो अवलो कनेक्टेड है वे भी मिले और एल्टियडक्ट का डीप कनेक्शन है। यूशा पढ़ती है और कहती है कि वो जानती है कि वो क्या बोलने वाली है। रोदन कहता है कि वो इसे क्वाइटली हैंडल करेगा। यूशा काम हो जाती है और पूछती है, इंफॉर्मेशन गिल्ड साइड अभी भी क्लीन है क्या? रेन कहता है, हां, ये ब्लू मून से अलग हैंडल हो रहा है। दिया कहता है, सभी गिल्ड्स सैम एक्ट करते हैं। इसे हेल स्वॉर्ड कहते हैं जो स्वॉर्ड मास्टर ने बनाया। रेन पूछती है, क्या मैं मूवमेंट्स पर नजर रख सकती हूं? यूशा कहती है, हां, ये मैटर किसी के ईयर्स तक नहीं पहुंचना चाहिए। और वो ये बार बार कहती है। शुरली सब जानते हैं। दिया कहता है कि उसके फैमिली ने टारगेट किया और यूशा कहती है, वो ऑर्डर नहीं था। वो सोर्ड्स है। स्वॉर्ड अपने आप नहीं सोच सकता, सिर्फ ऑर्डर्स पर मूव करेगा। वो पर्सन सब जानता है, कभी डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। दिया कहता है कि समझ नहीं आता कि यूशा जैसी ओवरवेलमिंग एबिलिटीज वाली पर्सन एंजाइटी और रेस्टलेसनेस क्यों फील करे, सिर्फ इसलिए कि वो स्कैर्ड है फाइंड आउट होने से। स्ट्रेंज है, लेकिन वो कहता है, अंडरस्टूड, सब ग्रेट मून के लिए है। बैक टू एलन। वो कहता है कि अब ये नहीं करना चाहता। फ्यूनरल के बाद पूरा एक मंथ एंडलेस ड्यूटीज और क्रेजी बिजी, बस लोव करना और खाना चाहता है, क्योंकि नोबल्स यही करते हैं, एनिमीज बना लिए। लेकिन लियो की डेथ 6 साल बाद होनी थी। लेकिन ब्रदर डेथ्स का पैटर्न चेंज हुआ, गेम कोर्स शिफ्ट हुआ और फैमिली ड्यूटीज बैकलॉग उसके ऊपर आ गई। डोर नॉक होता है और पेपर वर्क। एलन पूछता है, क्यों सब इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं? काउंट के समय वे लोग स्लैक करते और वर्क स्किप करते, क्योंकि वो वेव करता उन्हें पेपर वर्क ड्रॉप करने। वे समझते एंगर है और सोचते ज्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए। एलन वंडर करता क्यों कॉल पर नहीं आते। शायद रूमर्स के वजह से कि वो सीक्रेट मास्टरमाइंड है, बस क्विट करना चाहता है। और विश करता कि वो मैनेज करे बिना उसके स्टेप इन किए। नाइट में इवन कहता है, एस्टोनिशिंग है कि सिर्फ 2 साल सेल्फ स्टडी के बाद सेकंड ईयर रीच किया। ग्रेट टैलेंट है। नॉर्मली 4 इयर्स इंस्ट्रक्शन लगता। मैजिक नेचुरल एप्टीट्यूड भी चाहिए। एलन कहता है, अग्री, टैलेंट डिसेंट है। हार्ड प्रैक्टिस किया सेल्फ डिफेंस के लिए। अनईजी फील हो रहा था। मना कंट्रोल करना जरूरी था। लेकिन हाफ बेक्ड का क्या फायदा? वो फैंटेसी वर्ल्ड की सब मैजिक यूज कर चुका। पहले एक्साइटिंग था, अब डेस्परेट फॉर सेल्फ सर्वाइवल। ट्रूथ यह है कि उसका मोनोहल इंसेनली टाइनी है और कुछ काम नहीं कर रहा। इनेट मोनो कैपेसिटी एथलीट के नेचुरल वेट क्लास जैसी, और उसका मोनोहल इक्विवेलेंट बहुत छोटा है और ट्रेनिंग कवर नहीं करेगी। अगर कुछ काम न करे तो शायद और मेथड हो सकता है। इवन कहता है कि बॉल का इनविटेशन फाइनली आ गया है। एलन पूछता है, क्या बात कर रहा है? और फिर हम उन्हें इवेंट की तरफ जाते हुए देखते हैं, फुल ड्रेसअप में। एलन कहता है कि वो ऑलरेडी थक गया है यहां आके, और ये एक रेगुलर एरिस्टोक्रेटिक बॉल है सदर्न ऑस्ट्रिया किंगडम के नोबल्स के लिए।
वो जल्दी ही काउंट बनने वाला है, तो शायद ये चांस यूज करे नेटवर्किंग के लिए। नोबल्स के साथ कनेक्शंस बनाना पीसफुल फ्यूचर के लिए क्रूशल है, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता। जब वो एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, वो लोग बस उसे अवॉइड करते हैं। इवन कहता है कि इतना अपसेट मत हो, लेकिन एलन कहता है बिल्कुल नहीं, ये एक्सपेक्टेड था। वो जानता है कि लोग उसे लो क्लास और रिफाइनमेंट की कमी के लिए लुक डाउन करते हैं, अनलाइक उसके एस्टीम्ड ग्रेट ग्रैंडफादर के एरा। करंट फैमिली फुल है ट्रबल मेकर से, ईस्ट से। टू बैड, वो पूरी तरह मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा है। एलन कहता है कि वो यहां थॉटलेसली नहीं आया और अपनी सीक्रेटली प्रैक्टिस्ड सोशल स्किल अनलॉक करेगा। वो वाइन का कप रेज करता है और कहता है अरोमा यूनिक है और सेंट डिस्टिंक्टिव है, चाहूंगा घर में कुछ बॉटल्स रखूं। फिर वो ईविल फ्रीक जैसा स्माइल करता है, कहता है जेंटल स्माइल एसेंशियल है। और जो वुमन वाइन ओन करती है, वो नर्वस होकर स्वेट करने लगती है और भाग जाती है। कहती है कि वो तुरंत अपने फादर को बता देगी। एलन कहता है कि ये एक्सपेक्टेशन नहीं था, और बैक में लोग वंडर करते हैं कि क्या उसने उसे ब्लैकमेल करके लिमिटेड एडिशन वाइन ले लिया। इवन उस पे लाफ करता है, और एलन कहता है कि वो शायद शाई लेडी होगी। ऑफ कोर्स वो डेनायल मोड में है, ये बार बार करता रहा और फ्री में काफी डिफरेंट स्टफ ले लिया। टर्न्स आउट उनकी फैमिली फार मोर नोटोरियस है जितना उसने सोचा था, और क्योंकि रूमर स्प्रेड हुआ कि उसने मॉन्स्ट्रस ब्रदर्स को रिमूव किया, सब बस अवॉइड कर रहे हैं। डिफीटेड, वो कहता है कि थोड़ा फ्रेश एयर लेने जाएगा। लेकिन हम देखते हैं एक वुमन जो एक्चुअली उससे नहीं डरती, बल्कि क्यूरियस लगती है। जब वो आउटसाइड है, वो सोचता है कि सब कहाँ गलत हुआ, और एक वुमन पूछती है क्या आपके पास मोमेंट है। वो खुश हो जाता है कि फाइनली किसी ने बात की। सोचता है कौन हो सकती है। वो कहती है कि उसका नाम लॉरिया है, ड्यूक एल्टिया की थर्ड डॉटर। वो उसके पास आती है और एलन कहता है एल्टिया फैमिली साइकेडेलिया के 3 मेजर शैडो प्लेयर्स में से एक, नॉर्दर्न ट्रबल मेकर्स के नाम से जाने जाते हैं। कोई नॉर्मल पर्सन नहीं। वो और पास आती है और कहती है मैं ब्लंट हूं, मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ चाहिए और मुझे बहुत जल्दी असैसिनेट किया जाएगा। एलन सोचता है कि वो अब तक प्रोटेक्टेड थी एज डॉटर ऑफ फादर्स मिस्ट्रेस, लेकिन ड्यूक का कंडीशन बिगड़ना हो गया है, और वो कहती है कि उसकी ओल्डर सिस्टर्स जल्दी ही उसे मार देंगी। म्यूचुअल डाउनफॉल सिचुएशन है। एलन कहता है नो वंडर, गेम में याद नहीं था, वो शायद ऑलरेडी डेड थी और अपीयर नहीं हुई। वो कहती है कि तुम्हारे पावर के साथ डेफिनेटली उसे सेव कर सकता है। एलन कहता है कि वो डिक्लाइन करेगा, लेकिन वो कहती है कि वो एम्प्टी हैंडेड नहीं है, वो फैमिली का हाफ फॉर्चून वापस करेगी। लेकिन एलन कहता है कि वो अभी बैरली खुद का ख्याल रख सकता है, तो बेटर है फॉल्स होप न दे। चाहे हेल्प करना भी चाहे, रूमर्स जैसा पावरफुल फिगर वो नहीं है। जाते वक्त वो एक ग्लांस लेता है और देखता है कि वो कितनी सैड लग रही है। साय करता है, थोड़ा रिग्रेटफुल लगता है, कहता है उसको शुभकामनाएं दूं, उम्मीद है कि वो एक भरोसेमंद साथी पाए। जाते वक्त हम देखते हैं किड्स वॉच कर रहे हैं। कहते हैं कि फैमिली ने ग्रेट मून को अप्रोच किया और यूशा को पास करना चाहिए, लेकिन रेन कहता है फाइन, इंटेल के अकॉर्डिंग वही फैमिली मेंबर है जो अवलो से टाइड नहीं और रोटेन के टारगेट में नहीं। दिया कहता है सिंप्लीफाइज थिंग्स, बाकी फैमिली डील करेंगे। रेन कहती है रेड मून के कमांड के अकॉर्डिंग प्रोसीड करें और अवलो केस उनसे न पहुंचे। एलन जाते हुए वंडर करता है कि क्या उसके पास कोई बैरियर है जो लोगों को वार्ड ऑफ कर रहा है। पहले वाली महिला जो उसको स्टेयर कर रही थी, ग्रीट करती है। एलन कहता है शायद इस बार वो एक्चुअली किसी नोबल के साथ सोशलाइज कर पाएगा, और वो टर्न करता है ग्रीट करने के लिए। कहता है कि ये फेस उसने गेम में पहले देखा है। ऑफ कोर्स कोई भी पहले अप्रोच नहीं करेगा अनलेस वो ट्रबल हो। वो ग्रीट करता है और ह्यूम पता चलता है कि उसका नाम जेनोनिया है। वो सरप्राइज्ड होती है कि एलन उसके बारे में जानता है, और एलन कहता है ऑफ कोर्स तुम काफी फेमस हो। किंगडम में 3 ग्रेट शैडो प्लेयर्स हैं ऑफ द नॉर्थ, ईस्ट का पेलेशियो और जेनोनिया, ट्रबल मेकर ऑफ द वेस्ट। ये उसका फैमिली नेम है।
है? एलन कहता है, माय बैड। वो पूछती है, क्या मैं इतनी फेमस हूं? वो एल्डेस्ट डॉटर है काउंट जेनोनिया की, नेम्ड कालिया। एलन कहता है, अगर तुम्हारा फैमिली गैंग चलाता तो तुम ज्यादा स्मार्टली उन क्रिमिनल सिंडिकेट रन कर रही होती, और मुझे यूजफुल कनेक्शंस चाहिए पीसफुल नोबल लाइफ मेंटेन करने के लिए। इसके लिए मुझे तुमसे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एलन कहता है, तुम ब्यूटिफुल हो, और वो थैंक्स करती है, कहती है कि वो और बात करना चाहती है, पूछती है एलन का ओपिनियन। एलन कहता है, आईड लव टू, लेकिन अभी बहुत आइज है ऑन अस, और मेन बस क्वाइटली लीव करना चाहता हूं। वो कहती है, तुम बिल्कुल रूमर्स जैसा हो, और मेन फिर मिलने का वेट करूंगी। वो वॉक अवे करती है, और एलन वंडर करता है कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। रेन कहती है कि केस की इंफॉर्मेशन अच्छे से कंट्रोल में है, लेकिन डेइस कहता है कि एक नई कंसर्न है, क्योंकि अभी भी वो एक पर्सन एलन पे वॉच कर रहा है। लगता है वो टेल हो रहा है। वो कहते हैं कि कोई न्यू ऑर्डर्स नहीं आए, बस वॉच कंटिन्यू करें, फिर एलिमिनेट कर दें। अगला दिन एलन और इवन निकल पड़ते हैं डॉट करते हैं, और इवन पूछता है, क्या ये सही जगह है? क्या ये वही कैनियन है जो तुम ढूंढ रहे थे? ये मिड डे है, लेकिन अंदर काफी डार्क है। एलन कहता है, फाइनली ये मेरा रियल ऑब्जेक्टिव है। इवन कहता है, अगर ये फिर एम्प्टी निकला तो मेन रो दूंगा। एलन कहता है, इस बार ये रील है। गेम में ये इजी था फाइंड करना। लैबिरिंथ की वजह से यहां ये है लैबिरिंथ ऑफ विस्पर्स। अगर तुम 8 रूम्स के रिडल्स सॉल्व करते हो, पावरफुल आर्टिफैक्ट रिवॉर्ड मिलता है। वो ऑलरेडी राउट्स और पजल्स मेमोराइज कर चुका है, अब ग्राइंडिंग स्किल्स का टाइम है। रियल लाइफ में लैबिरिंथ का एंट्रेंस देखना अलग फील होता है, इवन दो गेम में काउंटलेस टाइम्स रन किया है। क्रेजी लग रहा है। इवन कहता है, इनसाइड आर्टिफिशियल लग रहा है, जैसे किसी ने बिल्ड किया हो। और तुम्हें कैसे पता? एलन कहता है, मैं पहले भी यहां आता रहा हूं। इवन पूछता है, कब टाइम मिला? एलन कहता है, मेरे पास काफी वेज है, चलो अंदर चलते हैं। इवन कहता है, अस एक्सप्रेशन के साथ मजाक मैट कर डॉट। लेकिन जैसे ही वो एंटर करते हैं, एक बंच ऑफ मॉन्स्टर्स देखते हैं जो जाइंट स्टोन हैंड से क्रश हो रहे हैं। इवन कहता है, अगर रिडल्स गलत सॉल्व किए, ये थिंग्स मर्सिलेसली स्लैम कर देंगे। एलन रिडल्स सॉल्व करता है वाइल मॉन्स्टर्स किल हो रहे हैं। इवन क्यूरियस है कि कैसे इतना काम है ऐसे सिचुएशन में। 4 साल साथ काम किया, फिर भी समझ नहीं आता। मिशंस का कोई पैटर्न नहीं, एवरीथिंग सीम्स रैंडम। एस्टेट बैरली छोड़ा, फिर भी सब पता है इस जगह के बारे में। एलन कहता है, बिल्कुल सही, लेकिन मैकेनिज्म फिनिश होने पे ही ओपन होता है। इवन फॉलो करता है, कहता है, रीजन सिंपल है, जो भी वो करता है गुड आउटकम मिलता है। एलन कहता है, फाइनली डोर्स ओपन, लेकिन लग रहा है प्यू करने को। नेक्स्ट ट्रेन करते हुए स्ट्रेट रखने की कोशिश की, और एंटर करते हैं ट्रेजर रूम। लगता है ओवर है। एलन कहता है, बस ये रिंग लेकर चले। इवन कहता है, ये सबसे यूजलेस लगती है, लेकिन एलन कहता है, एनीथिंग एल्स लेना सिर्फ ट्रबल होगा, बस छोड़ दो। फाइनली ओथ ऑफ रिस्ट्रेंट मिल गया। कहता है इवन को, वे बैक सेफ है, डेंजरस कुछ नहीं मिलेगा। गेम राउट जाने का फायदा मिला, इजी था। जाते वक्त इवन कहता है, शुरली मैंने भी ये देखा, रॉक पाइल्स अंदर गोलेम्स है, ये एक नया अननोन दुश्मन है, और वर्स्ट के सिनारियो में यंग मास्टर को वहां से निकालना जरूरी है। एलन कहता है कि इस बार वो हैंडल करेगा। जैसे हाई वो आगे बढ़ता है, इवन कहता है कि वो उस पर ट्रस्ट करना चाहता है, लेकिन चाहे एलन जो भी प्लान कर रहा हो, पहले एस्केप राउट ढूंढना जरूरी है। जैसे हाई गोलम्स पास आते हैं, वो सीधा चार्ज करते हैं, और इवन चिल्लाता है, कहता है कि सेकंड ईयर मैजिक काफी नहीं है। एलन कहता है, मेन ओथ ऑफ रिस्ट्रेंट इन्वोक करता हूं। जैसे हाई वो रिंग को हवा में उठाता है, सारे गोलम्स इंस्टेंटली रुक जाते हैं, जैसे पूरा टाइम हाई फ्रीज हो गया हो। वो एक आवाज सुनता है जो कहती है, ओह फ्रैगमेंट, जो न्याकला की ग्रेट विल इनहेरिट कर रहा है, बोल वो रिस्ट्रिक्शंस जो तू एनैक्ट करना चाहता है।
एलन कहता है कि गेम में ये एक चॉइस विंडो की तरह अपीयर हुआ था और वो वॉइस सुनकर सरप्राइज हो जाता है। वो ऊपर देखता है और फेस फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है। एलन कहता है कि ओथ ऑफ रिस्ट्रेंट एक एब्जॉर्प्शन टाइप आर्टिफैक्ट है जो, जैसे नाम से हाई पता चल रहा है, यूजर को अलाउ करता है कि वो अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए इन एक्सचेंज फॉर पावर। वॉइस इतना रियल लगता है कि पूरी दुनिया का फील आ रहा है। वो कहता है कि अपने फर्स्ट ओथ के लिए, और वॉइस कहती है कि बोल। वो हमेशा मैजिक यूज करते वक्त बबाइलोनिया के हैंड साइंस परफॉर्म करेगा। वॉइस दी है इस रिस्ट्रिक्शन के थ्रू वो क्या चाहता है। एलन कहता है वर्ल्ड के लॉज को थोड़ा और ट्विस्ट करने की पावर। वॉइस कहती है ग्रांटेड। फिर वॉइस कहती है सेकंड टाइम, और एलन बोलता है कि मैजिक यूज करते वक्त वो स्ट्रिक्टली बबाइलोनिया के वर्ड्स चांट करेगा। वॉइस दी है कि इस एक्शन के थ्रू वो क्या चाहता है, और एलन कहता है वर्ल्ड के लॉज को डिफाई करने के लिए ग्रेटर पावर। एलन सोचता है और वंडर करता है कि रिप्लाई ना आने का मतलब क्या है। क्या उसने गलत चूज किया? वो कहता है कि उसने एग्जैक्ट सिगिल आइकॉन्स भी मिमिक किए, हैंड साइन और वर्ड रिस्ट्रिक्शंस दोनों सिलेक्ट करके। वो हाईएस्ट पॉसिबल मैजिक अटैक पावर अचीव कर सकता है रिपीटेड गेम प्ले के वजह से। उसने ओरिजिनल गेम के सारे कॉम्बिनेशंस मेमोराइज किए हैं और कहता है ये काम करेगा ही। वॉइस फिर कहती है ग्रांटेड। और ह्यूमन जो जेस्चर्स और मिस्ट्रीज ऑफ अ फॉरगॉटन गॉड याद रखता है, मैं अपना अटमोस्ट ग्रैटिट्यूड देती हूं क्योंकि तू विल इनहेरिट कर रहा है। एलन सोचता है इसका मतलब क्या है और कहता है कि रिंग एब्जॉर्ब हो रही है और लगता है रिस्ट्रिक्शन सक्सेसफुली अप्लाई हो गया। वॉइस फिर कहती है कि वो हमेशा उस पर नजर रखेगी। प्रेजेंट में टाइम अनफ्रीज होना शुरू होता है। इवन चिल्लाता है, कहता है कि सेकंड टियर मैजिक काम नहीं करेगा। जैसे हाई वो एलन के पीछे येल करता है। एलन ऊपर देखता है और कहता है कि ये लाइटनिंग श्रीयर जो ब्रिलियंट लगना चाहिए था, अब पिटिफुल लग रहा है। चाहे वो अपना सारा मना पोर कर रहा हो और कितना भी ट्रेन करे, ये उसका लिमिट है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो रिस्ट्रिक्शंस और प्राइस ऑफ ग्रेटर पावर को टेस्ट करे। उसके आसपास एनर्जी के वेव्स फैल जाते हैं जो इमेंस स्पिरिचुअल या एलिमेंटल पावर का इंप्रेशन देते हैं, शायद लाइटनिंग या प्योर मना। फिर एलन एक ऐसी स्पेल कास्ट करना शुरू करता है जो समझ से परे है। जैसे ही उसकी एनर्जी पूरी तरह से इरप्ट होती है, पूरा सीन ब्लाइंडिंग लाइट और वायलेंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्जेस में डूब जाता है। ये रॉ मैजिकल फोर्स के एक्सप्लोजन को सजेस्ट करता है। केओस के बीच एलन एक ब्लाइंडिंग बर्स्ट ऑफ रेडियंट लाइट के नीचे सीधा खड़ा है, उस इमेंस पावर के आफ्टरमैथ में जो उसने अनलीश की थी। उसका केप हवा में बिलो कर रहा होता है जब वो अपना हाथ स्काई की तरफ उठाता है, जो कंट्रोल, डोमिनेंस और उसकी एनर्जी सर्ज के कंप्लीशन का सिंबल है। उसके ऊपर का लाइट एक्सपैंड होता है, जैसे डिवाइन एनर्जी का एक एक्सप्लोजन सब कुछ इल्यूमिनेट कर रहा हो। फिर वो एक और स्पेल कास्ट करता है जिससे ब्लू लाइंस स्काई के अक्रॉस दिखाई देती है। एलन के अल्टीमेट पावर रिलीज का ग्रैंड आफ्टरमैथ। ये सीन विजुअली उसकी एनर्जी के शेयर स्केल और डिस्ट्रक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। सीन के बॉटम में एलन एक शैटर्ड क्लिफ पर खड़ा होता है। उसका फिगर छोटा लगता है विशाल एनर्जी श्रीयर के मुकाबले जो उसके ऊपर है। वो ग्लोइंग ऑर्ब, वायलेंट आर्क्स ऑफ लाइटनिंग से घिरा हुआ एक डिवाइन पावर का कॉन्सेंट्रेटेड मूल को सिंबलाइज करता है। मैसिव लाइटनिंग बोल्ट्स जो स्काई और ग्राउंड दोनों को टीयर कर रहे होते हैं, वो दिखाते हैं कि ये पावर कितनी अनस्टेबल और ओवरवेलमिंग है। फिर वो एक और स्पेल कास्ट करता है, एक लिनियर डिफ्रैक्शन अनाउंस करते हुए। उसके बाद वो कई इंट्रिकेट हैंड साइंस परफॉर्म करता है, पावरफुल मैजिक की टॉरेंट रिलीज करते हुए। डॉट इवन शॉक में खड़ा होता है जब एलन अपनी एनर्जी ऑक्स की तरफ चैनल करता है। एक इंस्टेंट में उसका मैजिक पावर होड पर गिरता है और स्टोन ऑक्स क्रम्बल और शैटर होने लगते हैं, एक के बाद एक। कुछ ही सेकंड्स में हर एक ओआरसी ऑब्लिटरेट हो जाता है, पीछे सिर्फ डस्ट और स्पार्क्स छोड़कर। इवन अब भी स्टन रहता है। उसके लिए ये सब देखना अनबिलीवेबल होता है। जब वो कैनियन से निकलते हैं, इवन एलन की तरफ मुड़कर देखता है।
उसका माइंड अब भी शॉक में है। उसके थॉट्स कंफ्यूज होते जा रहे हैं। वो सोचता है क्या एलन ने अपनी ट्रू पावर इतने टाइम से छुपाई हुई थी। उसके दिमाग में डिसबिलीफ 87% तक बढ़ जाता है। ये सब एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है। उसके 15 साल के मर्सनरी एक्सपीरियंस में उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। वो डिसबिलीफ में पूछता है, क्या वो सच में सेकंड ईयर मैजिक था? एलन कंफर्म करता है, हाँ था। इवन चुप हो जाता है। जवाब देने के लिए वर्ड्स नहीं बचते। एलन के अंदर के थॉट्स रिफ्लेक्ट करते हैं। उसे खुद भी नहीं पता था। उसके माइंड में स्ट्रेंज सिंबल्स और फ्रैगमेंटेड थॉट्स फ्लैश करते हैं। अनसर्टेनिटी के साथ उसे याद आता है कि गेम में ये इतना पावरफुल नहीं था। साइकेडेलिया के टर्न बेस्ड कॉम्बैट सिस्टम में एक स्पेल सिर्फ एक सिगिल या एक इनकेंटेशन से एनहांस की जा सकती थी पर टर्न, लेकिन इस बार उसका अटैक पावर डबल हो गया था। वो याद करता है, ये एक चेन लाइटनिंग स्पेल थी। उसने 4 इनकेंटेशंस और सिगिल्स यूज किए थे, जिससे वो 5 टर्न्स तक स्ट्रेंथन होती गई। स्टैक्ड थंडर ब्लेड्स एक साथ एम्पलीफाई हो गए थे, एक कॉन्फ़िगरेशन बनाकर जो लार्ज स्केल लाइटनिंग मैजिक के लिए परफेक्ट था। एक रिस्ट्रिक्शन के बदले कि हर स्पेल के लिए एक सिगिल और एक इनकेंटेशन यूज करनी पड़ती थी। उसने कुछ और गेन किया था, कुछ डिवाइन। उसके माइंड में एक एंशंट इन्वोकेशन घूमती है। ओ भूले हुए मानव, जो ग्रेट गॉड के सिगिल और मिस्ट्री को याद करता है। मैं तुम्हारा ग्रैटिट्यूड करता हूं क्योंकि तुमने उसकी इच्छा को अपनाया है। शायद यही वजह थी कि उसकी मैजिक कई गुना एम्पलीफाई हो गई थी, एक अनइमेजिनेबल लेवल तक। फिर भी एलन सोचता है, सेकंड ईयर मैजिक के लिए यह सब कुछ ओवर लग रहा था। रिजल्ट उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा था और वो खुद भी आउटकम देखकर हैरान था। जैसे ही एलन इन थॉट्स में खो गया था, वो फाइनली कैनियन के एज तक पहुंच गया। इवन उसके पीछे पीछे चल रहा था। बैटल का आफ्टरमैथ अब भी हल्की सी क्रैकलिंग के साथ हवा में महसूस हो रहा था। आसमान में ब्लू लाइटनिंग के फीके निशान चमक रहे थे। थका हुआ इवन गहरी सांस लेता है। रिलीव्ड फील करता है कि वो बच गए। उसकी आवाज में थकान थी और वो महसूस करता है कि एनकाउंटर का असर उस पर भारी पड़ गया है। पत्थरों पर बैठकर वो मरमर करता है कि ये ऑडी लड़ाई से भी ज्यादा टफ था। ये खतरनाक जगह, लगातार खतरा, सब कुछ इतना अनबियरेबल लग रहा था कि वो फ्रस्ट्रेट होकर सोचता है, आखिर किसने डिजाइन किया होगा ऐसी जगह जो सिर्फ तकलीफ और थकान से भरी है। एलन बस एक हल्की सी करता है। उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल था। हवा जब उसके आसपास के लाइटनिंग के बचे कुचे स्पार्क्स को छूती है, एलन के दिमाग में आता है कि विस्परिंग लैबिरिंथ का एक और नाम भी था। गेम कम्युनिटी में वो मैप सेटिंग्स और गाइड बुक्स के थ्रू स्प्रेड हो गया था। लोग कहते थे कि पालन लैबिरिंथ और विस्परिंग लैबिरिंथ एक ही है, एक मिड लेवल ग्राइंडिंग जोन। डायरेक्टर के हिसाब से लैबिरिंथ का एक ओनर था। कहते हैं अगर रिवॉर्ड स्किप करो तो इनफिनिट ग्राइंड हो सकती थी। इसी वजह से उसे लैबिरिंथ ऑफ पालियो कहा जाने लगा। एलन को क्लियरली याद था कि उसे किसी पालन नाम के इंसान ने बनाया था। इवन कॉन्फ्यूज्ड और वीक, मुश्किल से समझ पा रहा था जो वो सुन रहा था। चक्कर आने से वो लड़खड़ा गया और एलन ने उसे संभाल लिया, कहते हुए कि वो लोग अब ईस्ट की तरफ वापस जा रहे हैं। इवन जर्नी से पूरी तरह थका हुआ मटर करता है उन 3 हफ्तों के हार्ड वर्क के बारे में जो उन्होंने झेला था और कहता है कि वापस जाकर उसे कुछ करना है। एलन पूछता है क्या, रिमार्क करता है कि इवन जितना डिलिजेंट है उसने सोचा नहीं था। रात ढल जाती है और दोनों अपनी जर्नी जारी रखते हैं। एलन अब भी वीक इवन को सपोर्ट करता है। धीमी मूनलाइट के नीचे एलन अपने पहले वाले स्पेल्स पर डीपली रिफ्लेक्ट करता है। सोचता है कि अगर स्पेल के एलिमेंट के मैच वाला सिगिल चूज करे तो उसकी पावर बढ़ जाती है और सही इंकेंटेशन लेने से उसकी प्रॉपर्टीज स्ट्रांग हो जाती है। गेम में तो ऐसा होता था, पर वहां विजुअल्स सैम रहते थे और सिर्फ अटैक स्टैट्स 10% से ज्यादा बढ़ते थे। इस बार हर सिगिल स्पेल को विजिबली ऑल्टर कर रहा था।
हर इनकेंटेशन का एक क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। वो सोचता है कि शायद सिर्फ एक मैजिक टेक्निक होने के बावजूद उसकी मना कंट्रोल इतनी अच्छी है कि वो उन चेंजेस को महसूस कर सकता है। मना रिकवर होने के बाद वो फिर से टेस्ट करने का प्लान करता है। जो भी हो, उसे लगता है सब कुछ आखिर में ठीक ही हुआ। एक लंबी रात के बाद दोनों अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और अपने घर की जर्नी शुरू करते हैं। हवा शांत है, बैटल के बाद का माहौल सुकून भरा है। थोड़ी दूर शैडोज में एक फिगर चुपचाप उन्हें देख रहा था। रायन एक ऊंची ट्री पर बैठी थी। मूनलाइट उसकी आंखों में चमक रही थी। वो ग्रेसफुली नीचे कूदती है और कैनियन की तरफ बढ़ती है जहां एलन और ईवन पहले थे। वहां पहुंचकर वो देखती है कि कैनियन के पत्थरों पर अजीब लिखावट लगी हुई है। चमकते हुए अक्षर लिखे थे, भूले ह्यू बाहरी गॉड्स का युग, एलना एम्पायर का लिखा हुआ स्क्रिप्ट। जैसे ही रायन अपना हाथ उन पत्थरों पर रखती है, उसमें से एनर्जी उसके अंदर फ्लो होती है और उसे एक गहरा एहसास होता है। एलन ने ब्लैक वंस के इन्वेजन को रिपेल्ड किया था और अल्कोल का, जो अपने सब्जेक्ट्स के दिल खा जाता था, उसे हरा दिया था। उसके दिमाग में हिस्ट्री के टुकड़े गूंज रहे थे। रेडिएंट एम्परर, ग्रेट पालन, वो सब जानती थी क्योंकि वो एंशिएंट लाइब्रेरी के अंदर जन्मी थी, एक महान मिशन के नीचे। उसे याद आता है कि एलन ने कहा था लैबिरिंथ पालियो ने बनाया था। वो हमेशा जानती थी कि ब्लडियर क्वीन हिस्ट्री में लिखी गई क्वीन से अलग थी, और इस फक ने उसे समझा दिया था कि यहां कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी छुपा हुआ है। ग्रेट मून ने खुद पालियो को एक फ्रेंड वर्दी ऑफ रेवरेंस कहा था, और सबसे अजीब बात यह थी कि जो इनकेंटेशन उसने सुना वो एंशिएंट लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स में कहीं मौजूद ही नहीं था। वो चुपचाप सोचती है, आखिर वो आदमी था कौन? रायन हल्की सी मुस्कुराती है, मानती है कि क्रिम्सन मून ने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। एक गिल्ट की लहर उसके दिल से गुजरती है जब वो महसूस करती है कि सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने पर उसे शर्म आ रही है। इसी वक्त डियोज आता है। रायन की आंखें उसकी तरफ मुड़ती है। वो उसकी आमद को पहचानती है। वो उसकी प्रेजेंस नोटिस करती है और पूछती है क्या उसे इंफॉर्मेशन मिल गई। डियोज, जो एक ट्री ब्रांच पर खड़ा था, ठंडे अंदाज में कहता है, नहीं, काले कपड़े पहने आदमी मर गया था। उसकी गर्दन हवा में 2 बार घूमी और उसका अंत वही हो गया। रायन का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो कहती है कि उसे इस बात की रिपोर्ट करनी पड़ेगी ताकि सही तरीके से हैंडल किया जा सके। उसका टोन ठंडा और कंपोज्ड रहता है जब वो अगले स्टेप्स के लिए तैयार होती है। सीन फिर ट्रांजिशन होता है जेनोनिया काउंट के घर पर। कालिया शांत से बैठी है, अपनी चाय सिप करते हुए। उसकी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ती है जब वो कहती है कि ये सिर्फ अफवाह नहीं थी। उसे याद आता है उसकी नजर कितनी ठंडी और बेहिस थी, जैसे किसी गहरी खाई का अंधेरा। उसके विचार बड़े हिसाब से चल रहे होते हैं जब वो सब कुछ प्रोसेस करती है। काउंट जेनोनिया ताकतवर भी था और मशहूर भी। चाय के कप का सॉसर से टकराना कमरे के सुकून भरे माहौल में गूंजता है। फिर भी कालिया को कुछ अजीब लगता है। अपनी लिमिटेड स्पेशलाइजेशन के बावजूद लोग उसे मशहूर मानते हैं, जो उसे अजीब लगता है। वो ये बात कहती है, नोट करते हुए कि ये कितना अनयूजुअल है। उसका पिता, जो अपनी डेस्क पर बैठा एक लेटर लिख रहा होता है, उसके एक्शन से अनजान है। वो कहता है कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो एक काउंट है। कालिया की चालाकी भरी मुस्कान गहरी हो जाती है। वो अपनी उंगली छोटी सी स्नैप करती है और उसके हाथों से काली ऊर्जा की लहर निकलती है। एक काला ऑरा हवा में फैल जाता है जब वो अपने पिता की इच्छा पर नियंत्रण पा लेती है। वो धीरे से अपने आप से कहती है कि कोई भी कभी शक नहीं करेगा कि असल में घर चलाता कौन है। जब उसका पिता सिर्फ एक फिगरहेड बनकर रह गया है, कमरे की हल्की रोशनी झिलमिलाती है और वो धीरे से कहती है कि उन्होंने कुछ गंदा खोज लिया है। सोचती है कि उन्होंने ये कैसे पता लगाया। उसका दिमाग तेज चलने लगता है। समझती है कि उसका लगाया हुआ स्पाई भी शायद पकड़ा जा चुका है। धीरे धीरे सच सामने आता है।
जो आदमी पहले एलन को हॉल में छुपकर देख रहा था, वो और कोई नहीं बल्कि कालिया का ही स्पाई था। कुछ देर बाद एक नौकर दौड़ता हुआ आता है, उसे बुलाता है। वो उसे मिस कालिया कहकर कहता है कि तुरंत अपने कमरे में चलें, बिना देरी किए। कालिया उसके पीछे चलती है। कमरे में घुसते ही वो देखती है कि स्पाई जमीन पर मरा हुआ पड़ा है। नौकर बताता है कि सील एक्टिवेट नहीं हुई, मतलब उसने मरने से पहले राज जाहिर नहीं किया। कालिया की आंखें सिकुड़ जाती है और वो कहती है कि जरूर उन्होंने जानबूझकर उसकी लाश उसके कमरे में रखी है। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरती है जब एक लाल औरा उसके शहर से निकलता है। वो धीरे से हंसता है, समझती है कि बात कितनी गहरी है। वो सोचती है कि उन्होंने ये सब कैसे जान लिया, और अंदर से मान लेती है कि जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी तभी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सामने आ गई थी। इस बीच दूसरी तरफ एलन और ईवन अपने कैंपफायर के पास आराम कर रहे होते हैं। दोनों अपनी यात्रा से थके हुए हैं। आखिरकार शांति का एक पल पाते हैं, लेकिन जब ईवन गहरी नींद में डूबता है, उसके जोर जोर के खराते रात की खामोशी तोड़ देते हैं। एलन आंख खोलकर आसमां की तरफ देखता रहता है, सो नहीं पाता, जबकि ईवन के खराते उसके पास गूंजते रहते हैं और एलन को परेशान करते हैं। रैना और डेनिस ने उसके बारे में कुछ फ्रैगमेंट्स मिलते आए, अपनी नए प्लान्स शुरू कर दिए, और कहीं अंधेरों में लाल बालों वाली लेडी क्ले अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रही थी। एक ऐसी औरत जो इतनी ग्रीड से करप्ट हो चुकी थी कि पावर के लिए अपने बाप की लेगेसी को भी मिटा दे। उसकी ब्लड लाइन का हिस्ट्री, उसकी मैडनेस, और जो फोर्स उसे पोजेस कर रही थी, अभी तक किसी को नहीं पता। इसी बीच अटेलियर टेरिटरी के नीचे धीमी चंद्रमा की रोशनी में एक केरज धीरे धीरे चल रही थी। उसके अंदर लेडी लॉरिया टेंस बैठी थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एलन जैसे इंसान को कोई इतनी लाइटली ले सकता है। उस वक्त उसे रियलाइजेशन हुआ, एलन ने एक असैसिनेशन रोकने के लिए अपनी जान रिस्क पर डाल दी। उसके ख्याल अपने रास्ते पर लौट गए। वो दुनिया के सारे नोबल फैमिली से कंपेयर करते हुए धीरे से बोली, ये वो इंसान है जिसे कभी दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। एलन चुप था। उसे लॉरिया के अंदर का टर्मोल का जरा भी अंदाजा नहीं था। लॉरिया सोच रही थी, वो कभी नहीं मानेगा कि मुझे इतना बड़ा लॉस उठाना पड़े। फिर अपने आप से कहा, मेरे कावर्डली सिबलिंग्स ने मुझे मेरे सारे वेल्थ और पावर से निकाल दिया। सब के सब बास्टर्ड्स, डिसग्रेस्ड और ब्रोकन। वो याद करती है कैसे सिर्फ अपने फादर की मर्सी की वजह से वो बच पाई, और जब वो अपने पुराने विला के सामने पहुंची, उसने ठंडी सांस ली। आज तक सिर्फ फादर के अफेक्शन की वजह से जिंदा थी। अब आगे क्या? जैसे ही वो अंदर गई, मेड शौक से चिल्लाई, लेडी लॉरिया, आप सच में वापस आ गई। पूरा हाउस केओस में फैल गया। लॉरिया एकदम फ्रीज हो गई। तुमने मेरी सिस्टर के बारे में क्या कहा? उसका दिमाग घूम गया। जो लोग अपने परिवार को स्टैब कर दें, वो खुद को क्यों मारेंगे? फिर मेरे ब्रदर और मोरिराना का क्या? मैं जवाब दे भी नहीं पाई थी कि तभी दरवाजे तोड़कर 2 फिगर्स अंदर आए। उसका यंग ब्रदर और सिस्टर, दोनों एग्जीक्यूशन के किनारे खड़े। मोरिराना तो डेथ के बिल्कुल पास थी, जब एक अजीब सी आवाज रूम में गूंज उठी, चिल्ड्रन, ये लेटर लो और वाइल्डर वर्ल्ड की तरफ जाओ। ये कमांड एलन की तरफ से थी, ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर। उस वक्त यूसा सीधे खड़ी होकर अनाउंस करती है, डिटेक्टिव आ चुका है। लॉरिया का हाथ कांप रहा था जब वो लेटर पढ़ रही थी। उसका वॉइस लो था पर स्टेडी। इस बार हर लेटर पर्सनली डिलीवर किया गया है। ब्लू मून के सब मेंबर्स को नए मिशंस मिल चुके थे। लियो रैंग ने रैना की तरफ देखकर हल्का सा ग्रिन दिया। अच्छा है, नया मिशन मतलब नया मौका। पर सीन वापस लॉरिया की तरफ शिफ्ट होता है। वो अपने कजिन की लाइफलेस बॉडी को देखकर जमसी गई। ये क्या हो रहा है? एक शैडोड असैसिन हंसा और बोला, एलिमिनेटेड। और फिर
विला के अंदर और गहरा भाग गया, केओस फैलाता हुआ। लॉरिया का दिल जोर से धड़का। आखिर ये सब हो क्या रहा है? तभी एक हल्की सी विस्पर उसके दिमाग में गूंजी, एलन की वॉइस, गुड फॉर्चून तुम्हारे पास आएगी। और तब उसे सब समझ आ गया। एलन बिल्कुल सही था। जो शैडो हमेशा पावर ग्रैब करने के मौके का वेट कर रहा था, वो हमेशा उनके घर के पीछे था। लॉरिया शॉक में बोल पड़ी, तो इसका मतलब मैं अटेलियर टेरिटरी की सोल एयर बन चुकी हूं। एक ही रात में डर और कंफ्यूजन से उसकी आवाज कांप गई। मैंने किस तरह के शैतान के साथ डील कर ली? और फिर रियलाइजेशन हुआ, जो असैसिन्स मारे गए थे वो ब्लू मून ने एलिमिनेट किए थे, एलन के कमांड पर यह सब कैसे मुमकिन था? इवन देन लॉरिया ने अपने आप को संभाला। अब वापस मुड़ने का रास्ता नहीं। मैंने देख लिया है, जो लोग उसे बीट्रे करते हैं उनका अंजाम क्या होता है। उसकी आंखों में डर भी था, डिटर्मिनेशन भी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख चुकी हूं। अब तो सिर्फ आगे बढ़ना है। 2 महीने बाद एलन कैसल। एलन का एक सबॉर्डिनेट हॉल में घुसकर डीप बो करता है। माय लॉर्ड, हम ड्यूक अलाई के ऑर्डर से आए हैं। ये मैसेज लेडी लॉरिया अलाई की तरफ से है। एलन आईब्रो उठाकर हैरान हो गया। ड्यूक अलाई? यूएन साइड से बॉटल का सिप लेकर बोला, वाह, वाइन काफी बढ़िया है। एलन ने उसे घूरते हुए कहा, हर बॉटल कई हजार गोल्ड कॉइन्स की होती है। लॉरिया ने रिस्पेक्ट के साथ भेजी है। सोच रहा हूं क्यों? वो धीरे से खड़ा हुआ। ड्यूक नहीं, यंगेस्ट लॉरिया ने प्रिपेयर किया और मुझे क्यों भेजा? पिछली दफा उसकी हेल्प न कर पाया, पहले ही गिल्टी था। मैसेंजर सीधे खड़ा होकर बोला, ड्यूक पर्सनली ने यह तैयार कराया है। एलन का चेहरा पलट गया। क्या तुमने पर्सनली कहा? वेट, क्या यंगेस्ट लॉरिया ड्यूक बन गई? वो बिल्कुल स्टन रह गया। एल तय टेरिटरी। लॉरिया ने अपना जिस्म स्ट्रेच किया और विंडो के बाहर देखा। 2 महीने तूफान की तरह गुजर गए। अपने फादर की मौत, इन-लॉज के हाथ से, और फिर सक्सेशन सेरेमनी। अब वो ऑफिशियली ड्यूक ऑफ अलाई बन चुकी थी। ऑफिस में घुसने की इजाजत भी नहीं मिलती थी मुझे। शी मर्मर्ड बिटरली। सब लोग सोचते हैं कि मेरे सिबलिंग्स की डेथ्स अचानक हुई, और बी ने जो एलिबाई क्रिएट किया उसकी वजह से मुझ पर शक नहीं हुआ। उसकी आवाज धीरे धीरे अंधेरी हो गई। उस वक्त मेरे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को भी मेरे ही सिबलिंग ने तबाह कर दिया था। जब मैं मिशन से वापस आई, तब तक सब कुछ खो चुकी थी। बोलते हुए उसके हाथ हल्का सा कांप गए। बाद में जब मुझे पूरा सच समझ आया, मैं खुद डर गई। उसके ख्याल एलन की तरफ भटक गए, और उसने भी उसी मौके का फायदा उठाया। शी थॉट बिटरली। मेरी ऑफर को किसी और के थ्रू रिजेक्ट करवा दिया, जैसे उसे पहले से सब पता हो। एक बेवकूफ कोर्ट लॉयर जो वहां खड़ा सब सुन रहा था, मन ही मन सोचा, हमारे लॉर्ड एलन ने तो इनकी मदद ही की थी। पर अंदर से हर कोई जानता था, एलन ने कभी डायरेक्टली लिया की हेल्प नहीं की थी, और इस बात का उसे आज तक अफसोस था। लॉरिया फिर बोलने लगी, आवाज अब शांत पर सोच से भरी हुई। उसके बाद एलन ने सब कुछ फ्लॉलेस तरीके से हैंडल कर दिया। वाह मर्मर्ड, वो कितने स्टेप्स आगे सोचकर चल रहा है। मैं तो उसे अपने फादर की डेथ की खबर भी नहीं दी, उसे बर्डन न हो इसलिए। एक सस्पिशन उसके चेहरे पर उभर आई, यहां कुछ न कुछ गड़बड़ है। एलन ने खुद कहा था कि वो लेडी लॉरिया पर हुआ असैसिनेशन अटेम्प्ट का हिस्सा नहीं था। तो फिर ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर कैसे उनके दुश्मनों को मारकर उसकी हेल्प भी कर गया? लॉजिक और किस्मत दोनों उलझ गए थे। लॉरिया की आंखें तेज हो गई। ये तो पक्का है, वाह विस्पर्ड। उसने हाथ बढ़ाया, क्योंकि उसे अलाई पर कंट्रोल चाहिए था। उसने हल्की सी सांस ली। अब मैंने सारी बची हुई ऑर्गेनाइजेशंस को अपने नीचे ला दिया है, पर मैं ये नहीं समझ पाती, क्या मैं उसकी अलाई हूं या सिर्फ उसकी चाल का एक पॉन? वो जारी रही, शांत लेकिन तीखी। ड्यूक ऑफ अल्थाई होने के बावजूद भी।
एलन की छुपी हुई पावर से मैं मुकाबला नहीं कर सकती। इसका मतलब वो मुझसे कुछ और चाहता है। उसकी सोच एक नाम पर जा रुकी, पिलोटी, यानी वो अंडरवर्ल्ड ब्रोकर, सिर्फ बिजनेस से चलने वाली। उसी ने उसकी कल्पना को मोड़ दिया होगा। फिर उसकी आंखें नरम हो गई। वो एक चीज चाहता है जो मेरे पास है, अलाई का नया जन्म। एलन की इमेज उसके दिमाग में चमक उठी, एक जीनियस स्ट्रैटेजिस्ट, एक मास्टरमाइंड जो एम्पायर की सियासत को चेसबोर्ड की तरह चलाता था। हर पीस, हर सोच उसके हाथ में। प्रेजेंट में वापस, उसके डार्क नाइट ने धीरे से कहा, आगे तुम्हें सिर्फ अपने फर्ज पर ध्यान देना चाहिए। लॉरिया ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। मेरे नोबल बेनिफैक्टर एलन जल्द मुझसे संपर्क करेगा। शी स्माइल्ड सॉफ्टली। बस उम्मीद है उसे मेरा दिया हुआ तोहफा पसंद आया होगा। उसकी मुस्कुराहट हल्की थी, पर उसके पीछे कैलकुलेशन का तूफान था। मीनवाइल एलन्स टेरिटरी। मैसेंजर झुक कर बोला, माय लॉर्ड, मैं निकलता हूं। एलन ने सिर हिलाया, पर उसका दिमाग कहीं और ही था। लॉरिया, जो पहले खुद बच नहीं पाती थी, अब डी बन गई। ये सब कुछ अजीब लग रहा है। युवा ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या हुआ? फिर से अजीब बिहेव कर रहे हो? एलन चुप रहा, सोच में डूबा। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ ऑफ। फ्लैशबैक 5 years ago। एलन तब काफी एरोगेंट और केयर फ्री रिलैक्स चेयर पर बैठा था। जब युवन रूम में आया, तो तुम कौन बन गए? युवन ने मुस्कुराते हुए पूछा। एलन ने स्मर्क किया, अभी ऑफिशियली नहीं, नए साल से शुरू होगा। टाइटल का क्या है? खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा। इजी लाइफ के प्लान में काउंट बनना कभी इंक्लूडेड नहीं था। पर फिर खुद ही हंसा। पर रिस्पेक्ट के लिए सब चलता है। नोबल लाइफ काम दिखने लग रही थी। वर्क लाइफ बैलेंस भी ठीक था। उसने युवन को उनकी यूथ सेरेमनी का एक कार्ड दिया। वैसे लियो के असैसिनेशन के बारे में कुछ पता चला? युवन का चेहरा सीरियस हो गया। अभी नहीं, पर गिल्ड लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जल्दी सच मिल जाएगा। बैक टू प्रेजेंट। युवन ने दीवार से टेक लगाते हुए पूछा, तो ये सब क्या है? अल्थाई में मर्डर इवेंज की कोई बात तो नहीं? एलन चुप रहा। शायद गेम से जो छोटे मोटे फर्क आ रहे हैं, वो मेरे किए गए एक्शंस की वजह से बटरफ्लाई इफेक्ट्स हो। आखिर उसने शांत आवाज में जवाब दिया, सिर्फ तैयार रहना चाहता हूं। युवन हंसा। ये तो बिल्कुल जैसा जवाब लगता है। एलन स्मर करता है। चलो मान लेते हैं। वो लेटर पर वापस ध्यान देता है। इस बार क्या होगा? क्या रिपोर्ट आई होगी? ब्लू मून मेंबर्स की ग्रोथ देखकर एक हल्की सी प्राइड उसके चेहरे पर उभरी। सबसे ज्यादा वो 5 बच्चे जिनके ऑर्फनेज स्पॉन्सरशिप का जिम्मा उसने लिया था। उसकी मुस्कान नरम पड़ गई। उनके मंथली लेटर्स मेरी रूटीन बन गए हैं। कभी उन्हें देखा नहीं, पर उनकी प्रोग्रेस पढ़कर एक प्राउड फादर जैसी फीलिंग होती है। और उसी पल एक सच्चाई उसके सामने खुल गई। एलन छुपकर 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे पाल रहा था, एक भी मुलाकात के बिना। वो लेटर की तरफ फिर देखता है, आंखों में एक नरम चमक के साथ। देव ग्रोन सो मच। एलन ने उस फुसाया। उसकी आवाज में एक नरम आहट थी। फिर अचानक एक ख्याल उसके दिमाग में आया। सोचो तो, अब उनकी एज होगी कितनी? युवन ने आईब्रो उठाया। अचानक इतनी क्यूरियोसिटी? हाथ बांधकर बोला, वो सब सोसाइटी में स्टेप रखने की उम्र तक पहुंच गए हैं। कुछ तो ऑर्फनेज छोड़ भी चुके हैं। एलन की आंखें सचमुच खुल गई। उसे ये बात पता ही नहीं थी। युवन आगे बोला, जिन्हें तुमने खुद रेस्क्यू किया था, वो सब भी अब ऑलमोस्ट अडल्ट्स हो गए। उन 5 में से सील रैंग, वो छोटी बिल्ली, सबसे ज्यादा वाइल्ड थी। एलन ब्लिंक्ड, बिल्कुल एक कंफ्यूज्ड इडियट की तरह। सच? उसके दिमाग में एक तस्वीर बनी। वो 5 बच्चे मुस्कुराते हुए, जैसे दिल से उसका शुक्रिया कर रहे हों। उनके लिए सालों तक चुपचाप सब कुछ करने के लिए। एलन ने लेटर को दिल के पास होल्ड किया। ठीक है,
लगता है वक्त आ गया उन्हें आगे बढ़ने देने का। युवन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सच? तुमने तो हमेशा उन्हें पास रखा था, किसी वजह से, राइट? एलन चेयर में पीछे लीन हुआ, चेहरा शांत, पार सोच में डूबा हुआ। अब जरूरत नहीं, उसने धीरे से कहा। वो बढ़ चुके हैं, उनका फ्यूचर सोचने का वक्त आ गया है। अंदर ही अंदर एलन ने सोचा, मैंने एंश्योर किया था कि वो सिंस अवेकन न हो, तो अब वो खुद मैनेज कर पाएंगे, है ना? युवन ने पेपर्स चेक करते हुए सिर हिलाया। हाँ, अब तो वो पूरी तरह हेल्दी भी है। एलन की आंखें थोड़ी सी संकुचित हो गई, जैसे वो हर एक की एबिलिटी याद कर रहा हो। हर एक के पास अपनी एक खास स्ट्रेंथ है। यूसा, फेथ से जन्मी टैलेंट। डेइज, स्वॉर्ड का नेचुरल जीनियस। रेना, रिसर्च की बॉर्न प्रोडिजी। सील रैंग, कॉम्बैट की अनमैच्ड क्वीन। रेडन, एक ट्रू लीडर फ्रॉम बर्थ। एलन ने डेस्क पर उंगली से हल्की टैपिंग की। अगर मैं उन्हें सही जगह रख दूं, तो वो सब अपनी लाइफ में चमक उठेंगे। उसे पता नहीं था ये बात कितनी सच्ची निकलेगी। वही 5 बच्चे जिन्हें उसने कभी देखा तक नहीं, आगे चलकर मॉन्स्टर्स बनेंगे। ब्लू मून के फाउंडर्स, अंडरवर्ल्ड को दोबारा लिखने वाले और एलन को खुद भी हिला देने वाले। आने वाले तूफान का बीज एलन की एक चाहे या बिना चाहे काइंडनेस से ही बोया जा चुका था। एलन ने हल्के से मुस्कुराया। चलो, उन सब के लिए गिफ्ट्स भेज देता हूं, उन्हें पसंद आएगा। वैसे भी प्लान था ही मेरा। शाम का सूरज खिड़की से गोल्डन लाइट डाल रहा था। उसकी डेस्क पर, उसकी आंखों में, उसके कल के फैसलों पर। एलन खड़ा हुआ, अपने डॉक्यूमेंट्स क्लोज किए और बोला, चलो, चलने का वक्त हो गया। युवन ने लंबा सा स्ट्रेच लिया। मैं भी चलता हूं, शायद बाद में बोनस भी मिल जाए। वो हंसी दबाते हुए डोर की तरफ चल पड़ा। एलन ने सिर शेक किया, थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ। युवन की केयरफ्री नेचर पर हमेशा की तरह अम्यूज्ड। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।